गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। वीडियो क्लियर है? चलो, वीडियो क्लियर है बेटा? अरे वीडियो साफ दिख रहा है क्या? बोर्ड साफ दिख रहा है क्या? यस सर। तुरंत बोल दिया करो, तुरंत बोल दिया गया, जिससे क्या है कि मैं आगे चलूं। हमने कल जो मतलब पहले की जो क्लासें थी हमारी, उसमें जस्ट पहले जो लेसन पढ़ा था वो था तापमान क्या होता है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान के वितरण की बात हमने पिछली क्लास में कर दी। और यहाँ से कोई प्रश्न करना है बेटा आपको? कोई भी स्टूडेंट है? समझ में आ गया था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिसने जो पहले वाला लेसन है तापमान को समझा है, उसी स्टूडेंट को वायुदाब अच्छी तरह समझ में आएगा। जिसने तापमान को अच्छी तरह समझा है उसको वायुदाब अच्छी तरह समझ में आएगा, नहीं तो वायुदाब समझने में उसको समय लगेगा। बताइए। निखिल शर्मा, निखिल अग्रवाल, सव्या, ललिता, कोई क्वेश्चन करना है बेटा? हाँ। नो सर। नो सर। चलो, आज हम पढ़ते हैं बेटा वायुदाब। लेसन का नाम है वायुदाब, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली। लेसन क्या है? वायुमंडलीय परिसंचरण व मौसम प्रणालियां। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। देखो, क्योंकि इसी लेसन के आधार पर हम जानेंगे कि हमारी जलवायु है उसमें परिवर्तन कैसे आया। क्योंकि जलवायु है उसके दो बिंदु, एक तापमान और एक दाब। ठीक है, तापमान, दाब और वर्षा। हम वर्षा का भी इसी लेसन में पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक चीज जानते हो, पवन। पवन, हवा जिसे बोलते हैं, पवन या हवा, जानते हो? यस सर। पवन या हवा जानते हो बेटा? यानी जो हवा हमारे क्षेत्र में चलती है, पवन जो हमारे क्षेत्र में चलती है, कभी आपने सोचा, बताइए, कभी आपने सोचा कि ये पवन क्यों चलती है, किस कारण से चलती है? पता है बेटा? प्रिया कंवर, प्रिया कंवर, हाँ बेटा, पता है क्या? नो सर। देखो, भूगोल दैनिक जीवन में बहुत सारी भौतिक क्रियाओं को आपको बताता है। ऐसे पवन की बात करें तो पवन चलती बेटा आपके दाब में अंतर के कारण। दाब में अंतर के कारण, ठीक है? समझना दो तीन बातें। दाब का अंतर है वो किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ताप तो आपने समझ लिया, तापमान क्या होता है, समझा ना? अरे कल बताया आपको मैंने कि तापमान होता है एक इकाई, जो आपका क्षेत्रफल है वो जितनी ऊष्मा प्राप्त करके, और जो गर्म होता है उसको तो हम तापमान कहते हैं, वो तो टेम्परेचर है। ठीक है, अब आपने पढ़ा कि टेम्परेचर हमें मिलता है किससे? हमें ऊष्मा किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। सब कहाँ से मिलती है?
सूर्य से। हमारी ऊष्मा का स्रोत एकमात्र सूर्य है जो हमें क्या देता है, ताप देता है। ठीक है, पृथ्वी धरातल पर हमने पढ़ा कि नीचे वाले भागों में आपके क्या मिलते हैं, वायुमंडलीय तत्व है, उनकी सघनता होती है। वायुमंडलीय तत्वों की क्या होती है, सघनता होती है। सरलता। भाई एक एक चीज समझना, ये सब पढ़ाया हुआ ना, इसकी क्या होती है, सघनता होती है। लेकिन ऊंचाई पर जाओगे तो वायुमंडलीय तत्वों की क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। और आपने पढ़ा कि ऊंचाई की ओर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, बताते जाइए। घटता है। घटता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, दाब दाब व ताप दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टे, यानी विपरीत विपरीत प्रभाव दिखाते हैं। कहां पर दिखाते हैं बेटा ये विपरीत प्रभाव, केवल धरातल के समीप। ये चीजें नोट करते जाना आप लोग। दाब और ताप दोनों एक दूसरे से विपरीत है। कैसे है कि जहां पर ताप बढ़ता है वहां पर दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। ताप जहां पर प्लस होता है दाब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जहां पर दाब बढ़ता है तो वहां पे ताप क्या होता है, माइनस हो जाता है। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। समझिए ये चीज समझना आप। देखिए एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है। पहले आप दाब की परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दाब क्या होता है, दाब माध्य समुद्र तल, माध्य समुद्र तल, यानी समुद्र का जो तल है, समुद्र तल से लेकर के और वायुमंडल के ऊपरी छोर तक। मुख्यतः कौन से मंडल की बात कर रहा हूं मैं, क्षोभ मंडल की। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल के ऊपरी छोर तक, वायुमंडल के ऊपरी छोर तक एक इकाई आयतन में वायु का भार, लिखते जाइए, एक इकाई आयतन में वायु का भार क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। या यूं बोल सकते हो, माध्य समुद्र तल से क्षोभ मंडल या वायुमंडल के ऊपरी छोर तक वायु का स्तंभ किसको बताएगा, वायु दाब को बताएगा। और इस स्तंभ के अकॉर्डिंग हम एक इकाई वायु के भार को क्या करते हैं, एक मापनी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे हम वायु दाब कहते हैं। तो बताइए परिभाषा रिपीट कीजिए, बताइए परिभाषा क्या होगी, माध्य समुद्र तल से वायुमंडल के ऊपरी छोर तक, वायुमंडल के ऊपरी छोर तक प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है, प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है, सॉरी, प्रति इकाई क्षेत्रफल में वायु का भार, आयतन में वायु का भार क्या कहलाएगा, वायु दाब कहलाएगा। आपने पढ़ा होगा बेटा, जैसे तापमान को किस में मापते हैं, टेम्परेचर को किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फारेनहाइट में। पढ़ा था ना हमने, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन में भी मापते हैं। ऊष्मा जो होती है उसको किस में मापते हैं, केल्विन, किसमें, केल्विन में भी मापते हैं। ठीक है, और
आपके एक और है जूल। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। जूल यांत्रिक ऊर्जा को मापने का ना, एनर्जी नापता है वो भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वायुदाब। और वायुदाब को मापने का मात्रक है बेटा मात्रक मिलीबार। क्या है? मिलीबार। ये चीज समझो, फिर क्या है आपको जो अगला है पॉइंट वो समझ में आएगा। वायुदाब ये नोट करते जाना आप, ये क्या करते जाना? नोट करते जाना कि वायुदाब है उसको मापने का मात्रक क्या है? मिलीबार। और तापमान को मापने की इकाई डिग्री और फारेनहाइट है। और यंत्र कौन सा है बेटा? पढ़ा था ना हमने, थर्मोमीटर। और वायुदाब को मापने का निद्राव बैरोमीटर कौन सा है? निद्र बैरोमीटर या वायुदाब मापी। कौन सा यंत्र है भाई? वायुदाब मापी। वायुदाब मापी। अब बताइए कि जो वायुदाब मापी है इसका आविष्कार है वो किया था इवान गैलिस्टी टोरिसिली। कब किया था? 1643 में किया था। इवान गैलिस्टी या गैलिस्टा टोरिसिली ने, गैलिस्टा टोरिसिली ने इसका आविष्कार किया था। किसका? निद्रव बैरोमीटर का। निद्रव बैरोमीटर का, ठीक है। और इसकी इकाई क्या है बेटा? मिलीबार है। क्या है? मिलीबार है, ठीक है। यानी इसको किस में मापेंगे? 1 मिलीबार बराबर कितना होता है? 1 मिलीबार। 1 मिलीबार किसमें? 1 ग्राम जो आपका पदार्थ है या 1 ग्राम क्षेत्र है उसका प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 1 ग्राम जो भार है वायु का उसको क्या बोलते हैं? 1 मिलीबार कहते हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया और उसमें 1 ग्राम वायु का भार है उसको क्या बोलेंगे? 1 मिलीबार। क्या बोलेंगे? 1 मिलीबार। 1 मिलीबार बराबर हो गया 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया में जो 1 ग्राम भार है उसको हम 1 मिलीबार कहेंगे। समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी? कि ताप और दाब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और कहाँ होते हैं? धरातल के नजदीक होते हैं। धरातल के नजदीक होते हैं। लेकिन आप जैसे ही वायुमंडल के ऊपरी छोर में जाते हो तो बताइए बेटा वायुमंडल के ऊपरी छोर में किसकी कमी आ जाएगी? किसकी कमी आएगी? वायुमंडलीय तत्वों की। तो यहाँ पर दाब भी कम हो जाएगा क्योंकि वायुमंडल में जो दाब है वो किसको बताएगा बेटा? भार को, वायु के भार को। अरे दाब किसको बताएगा? वायु के भार को। वायु के भार भार को। और वायु का जो भार है वो किस पर निर्भर है? वायुमंडलीय तत्वों पर निर्भर है। वायुमंडलीय तत्वों पर निर्भर है। वायु का भार किस पर निर्भर है? वायुमंडलीय तत्वों पर। ऊपर जाएंगे तत्वों की मात्रा में कमी आएगी, इसका मतलब भार कम होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा? कम। तो ऊंचाई की ओर यानी ऊर्ध्वाधर मैं बोल रहा था क्या कि जिस स्टूडेंट ने पहले वाला लेसन समझा है वो स्टूडेंट ये लेसन आसानी से समझ लेगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर अगर हम गति करें तो टेम्परेचर भी क्या होता है? कम। माइनस। और प्रेशर भी क्या होता है? कम। क्या होता है? प्रेशर भी क्या होता है? कम। कम। दोनों ही कम होते हैं। रीजन कोई पूछ ले आपसे तो बता सकते हो क्या? बता सकते हो बेटा?
अरे कारण पूछ ले तो बता सकते हो क्या? यस या नो का जवाब नहीं आता बहुत जल्दी से। अगर आपको कारण पूछ ले इसका कि क्या कारण है, तो इसका एक ही कारण है, वायुमंडलीय तत्वों की क्या आ गई? कमी आ गई। इसमें कमी आ गई, वायुमंडलीय तत्वों में क्या आ गई? कमी आ गई। तो बताइए। यस सर। हाँ, Yes, कभी sir. कभी तो ऐसा लगता है कि केवल क्लासें चालू है और आपकी उपस्थिति नगण्य है, क्योंकि सभी ज्ञानी पुरुष या भाई आप सब लोग ज्ञानी हो और मेरे सामने बैठे हो, लेकिन कभी आप रेस्पॉन्स नहीं देते हो, तो लगता है कि क्लासें तो चालू है और क्लास लेने वाले गायब है साहब। तो आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. आ गया। सर अब आपको मैं उदाहरण समझाने जा रहा था, उससे पहले मैंने आपको सारी चीज समझा दी। एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई क्षेत्र है धरातल के समीप की बात कर रहा हूं कि टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती। अब बताओ, बर्फ है वो क्या है? ठोस रूप में है। बर्फ है वो किस में है? ठोस रूप। ठोस रूप में। और आपका जलवाष्प है, बर्फ है ठोस रूप में, और जलवाष्प किस रूप में है? गैस रूप में। यस सर। यस सर। अरे जलवाष्प किस रूप में है? गैस के रूप में। तो बर्फ जमी, इसका मतलब क्या है भाई? टेम्परेचर कम है, तभी तो बर्फ जमी। और सर। जलवाष्प, बर्फ का जलवाष्प में कन्वर्जेशन हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। हो गया। टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। बढ़ गया। ठीक है, इस स्थिति को आप समझना। कल मैंने आपको समझाया था धुंधा, कोहरा, कुआसा, पाला। देखना, जब गर्मियां होती है तो कभी आपने पाला गिरते हुए देखा है क्या? पाला मतलब बर्फ, बर्फ के कण हमारी जमीन पे देखा है? यस सर। सर। नहीं देखा। देखा है क्या? अरे यस सर। गर्मियों में देखा है क्या? गर्मियों में नो सर। नो सर। नहीं सर। ठीक है। और नहीं, गर्मियों में आपने कहीं कोहरा धुंध देखी है क्या? नो सर। नहीं। नो क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? क्योंकि बेटा गर्मियों में हमारे वायुमंडल का तापमान अधिक होता है। वायुमंडल का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। और वायुमंडल में उपस्थित जल का जो रूप है वो किस फॉर्म में होता है बेटा? जलवाष्प के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? जलवाष्प के रूप में। आप देखना कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपको पूरा क्षेत्र है इसमें ताप की अधिकता दिखेगी, तो जलवाष्प की बिल्कुल शून्यता दिखेगी, शुष्कता वातावरण में दिखाई देगी। लेकिन सर्दियों में देखना, अभी बारिश का समय है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो आपको मौसम में क्या दिखेगी? नमी। क्या दिखेगी? नमी। यानी जो आपका वाष्पीकृत जल है, टेम्परेचर गिरने से जल की बूंदों में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, और वातावरण में वह जल की बूंदें हैं हमें आर्द्रता के रूप में दिखाई देती है। किसके रूप में? आर्द्रता के रूप में। जब टेम्परेचर ज्यादा ही कम होता है तो आर्द्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये ज्यादा आर्द्रता किसका रूप ले लेती है भाई? और टेम्परेचर डाउन हो गया तो ये जो जल है, सॉरी, ये जो आपका जलवाष्प जो आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में आ गया था, ये जलवाष्प क्या है? आपकी जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे धरातल के नीचे वाले भाग में आ जाता है। और आपने एक नाम सुना होगा, ओस।
Yes, sir. सुना है बेटा? Yes. ओस की Yes, sir. तो ओस की बूंदे आपने कभी गर्मियों में देखी है क्या, या उस समय No, देखी है जिस समय वायुमंडल में तापमान ज्यादा है? नो सर। नहीं देखी No, ना। sir. तो ये क्रिया कब होगी, जब टेम्परेचर No, लो होगा। अब टेम्परेचर लो होगा, इसका मतलब प्रेशर क्या है, ज्यादा है। प्रेशर क्या है, ज्यादा है। और प्रेशर प्रेशर किसे कहेंगे, हमने जाना है एक इकाई क्षेत्रफल में वायु का भार, वायु का भार। अब आप देखो कि बर्फ का भार ज्यादा होगा या जलवाष्प का भार ज्यादा होगा या जल का भार ज्यादा होगा, बताइए फटाक से। ऑप्शन है ए, बी और सी, किसका भार ज्यादा होगा? A का. ए का। एक का सर। किसका होगा? ए का भार होगा ज्यादा। और ए की कंडीशन, ए की जो स्थिति है वो कब आएगी? जब तापमान कम होगा। जब तापमान कम होगा। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई क्या? और जब एक ही स्थिति आएगी तो वायुमंडल में प्रेशर की क्या स्थिति होगी? ज्यादा होगा. प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, ज्यादा होगा। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और पाला कब गिरेगा? जब प्रेशर और भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा। ये स्थिति है। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? धरातल के समीप। धरातल के समीप कहने का मतलब धरातल के समीप वायुमंडलीय तत्वों की सघनता होती है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होता है। सघनता कब होगी? जब आपके टेम्परेचर बहुत कम हो जाए। कम होगा. और जब ये दूर दूर चले जाते हैं, सूक्ष्मता दिखाई देती है, तो आपके प्रेशर बहुत कम होता है। इस स्थिति में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कभी भी कैसा भी प्रश्न आपसे पूछे प्रेशर को लेकर के और टेम्परेचर को लेकर के, तो आप उस प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। Yes, चाहे sir. वो आपको धरातल के समीप पूछे, चाहे धरातल के ऊपर पूछे, ठीक है, किसी भी एरिया में लेके पूछे, ये आपको शीतोष्ण कटिबंध में पूछे, चाहे उष्ण कटिबंध में पूछे, चाहे आपको शीत कटिबंध में पूछे, बता सकते हो। चाहे मैदानी sir. भाग की जलवायु को लेके पूछे, चाहे आपको पहाड़ी भाग की जलवायु को लेके पूछे, कर सकते हो। नहीं कर सकते हो Yes, क्या? sir. यस सर। चलो, इसके बाद ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा? ये चीज समझ में आ गई क्या? Yes, sir. एक बार रिपीट कर दीजिए Yes, फटाक sir. से, एक बार फटाक से रिपीट कीजिए। माध्य समुद्र तल से आपके वायुमंडल के ऊपरी छोर तक एक इकाई क्षेत्रफल में वायु के भार को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायुदाब. वायुदाब। फटाक से बोलते जाओ। वायुदाब को मापने की इकाई, वायुदाब मापी। अरे मापनी इकाई, इकाई का मतलब मापनी होती है। मापनी क्या है? मिलीबार. इकाई। मिटा दी मैंने, याद कर मिलीबार. क्या है? मिलीबार। मिलीबार. क्या है? मिलीबार। मापनी बोल दो, इकाई बोल दो, क्या होगी? मिलीबार। और मापने का यंत्र निद्रव्य. वायुदाब मापी बोलते हैं इसको। और आविष्कार इवान गैलिस्टा टोरिसिली। और कब किया? 1643 में। मिलीबार का मतलब है 1 ग्राम 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 ग्राम मात्रा। 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 ग्राम मात्रा। अब एक छोटा सा आपके पास जो प्रश्न है कि हमने पढ़ा सा, बताइए कि वायुमंडलीय दाब है उसको हम कहाँ मापते हैं? माध्य समुद्र तल पे। माध्य समुद्र तल पे,
ठीक है, अब माध्य समुद्र तल का औसत तापमान कितना है लिख लीजिए, 1013.25 मिलीबार। 1013.25 मिलीबार माध्य समुद्र तल का औसत तापमान है। इसको अगर हम इंच में लिखें तो 27.92 इंच, 27.92 इंच। ये क्या है आपका माध्य समुद्र का औसत तापमान। यही इकाई है बेटा, इसको मिलीबार में लिख दिया, ये हमने क्या लिख दिया इंच में लिख दिया। अगर सेंटीमीटर में इसको लिखें तो कितना है 76 सेंटीमीटर। याद रखना वही इकाई है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। 1 ग्राम भार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 1 ग्राम भार, तो कितना हो गया 1 मिलीबार हो गया। इसको हम देखें तो औसत कितना है भाई 76 सेंटीमीटर, 27.92 इंच और 1013.25 मिलीबार। ये तो आपको रटने की चीज है, इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है, ये रटने की चीज है कि माध्य समुद्र तल का तापमान सॉरी वायुदाब कितना होता है 1013 मिलीबार, 13.25 मिलीबार, 27.92 इंच और 76 सेंटीमीटर। ये आपको समझाने की बात है, ये याद करने की बात है, रटने की बात है। तो बताओ समझ में आया क्या? माध्य समुद्र का मतलब है समुद्र तल का जो औसत जो वायुदाब है ऊपरी भाग का, समुद्र तल के ऊपरी भाग का। इधर हम स्थल को छोड़ दो, इधर स्थल को छोड़ दो। देखो यहाँ पे स्थल पे क्या है वायुदाब में अंतर आता है। ये वाला स्थल है छोड़ दिया, इधर वाला स्थल है छोड़ दिया। यहाँ का जो दाब है इसकी हमने क्या है बात की है, क्योंकि स्थल में आपको पता है स्थल समीर चलती है, जल समीर चलती है, और जो वायुदाब में अंतर है वो होता रहता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर ही बराबर है, दाब में अंतर आएगा ही आएगा। बताइए बेटा, यस सर। समझ में आ गया ना? सर इसको दोबारा तो बताइए, याद एक बार। अब ऊंचाई की ओर जाएंगे तो बेटा तापमान घटा था ना आपने सर समुद्र वाला दोबारा बता दो एक बार। भाई। माध्य समुद्र का मतलब है समुद्र के बीच का भाग, समुद्र के बीच का भाग, उसको बोला है माध्य समुद्र तल। ठीक है, समुद्र के बीच का भाग। समुद्र के किनारे जो है ना महाद्वीप के किनारे, उनके दाब की बात हम नहीं करते, क्योंकि वहां तो परिवर्तन होता रहता है। अब हम बात करते हैं बेटा कि ऊंचाई की ओर जाने पर दाब घटता है और ताप भी घटता है। आपने देखा था ताप घटने की दर तो आपको याद है 165 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। याद है कि नहीं बेटा? अरे है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। सामान्य ताप हास दर बोलते हैं, प्रश्न किया होगा। सामान्य ताप हास दर किसे कहते हैं बताइए? इसमें देखें तो 10 मीटर बराबर 1 मिलीबार। 10, देखो ये चीज आप ध्यान रखना कि ऊंचाई की ओर जाने पर ना तो दाब जो है और ताप जो है दोनों के जो परिवर्तन दर है उसमें बदलाव आता है, क्योंकि परतों में बदलाव आता है, वायुमंडलीय तत्वों में बदलाव होता है, इनके परिवर्तन दर में भी क्या आता है बदलाव आता है। ठीक है ना? ऐसे ही हम दाब की बात करें तो इसमें भी क्या आएगा बदलाव। तो औसत देखें तो 10 मीटर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर 1 मिलीबार दाब कम हो जाता है। ठीक है, 300 मीटर का एवरेज लगाएं तो आपके 34 मिलीबार है दाब कम हो जाएगा। देखो बदल गया ना, 300 मीटर में 30 ही होना चाहिए, लेकिन कितना हुआ 34, क्योंकि इसमें वायुमंडलीय तत्वों की आ गई कमी आ गई। तो 300 मीटर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 34 मिलीबार दाब कम हो जाएगा। ठीक है, अब 1 किलोमीटर में गए साहब, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर में गए, तो 1000 मीटर में जाने पर आपके लगभग 100 मिलीबार क्या है आपके दाब कम हो जाएगा। कितना? 100 मिलीबार। 100 मिलीबार। ठीक है, अब लगभग हम 5500 मीटर की ऊंचाई पे गए तो समुद्र का माध्य तल का औसत तापमान कितना है 1025 है ना? कितना है 1025। माध्य समुद्र का औसत तापमान कितना है 1025।
1025, इस 1025 का 5500 मीटर की दूरी पे गए तो कितना रह जाएगा भाई, आधा रह जाएगा। यानी 1013 का आधा हो गया 500, 500 कितना हो गया, 506 हो गया क्या, या 507, 500 कितना हो गया 7, ठीक है। 507। और आप फिर लगभग 11,000 मीटर की ऊंचाई पर चले गए तो इसका भी क्या हो जाएगा, आधा, यानी 1/4, चौथाई। इसका चौथाई कितना हो गया भाई, 1000 का तो कितना हो गया, 250 हो गया, और 13 है, 13 का 4 हो गया, लगभग 254 के लगभग हो गया। इधर कितना हो गया, लगभग 507-8 के लगभग हो गया। तो ये दाब में अंतर आता है। आपको कोई पूछ ले साहब, ये लिख लीजिएगा कि दाब में जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, ये दाब में अंतर किस चीज को लेकर के है, वायुमंडलीय तत्वों की कमी। हाँ बिल्कुल राइट है बेटा, बिल्कुल राइट है। बताओ समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने क्या बताया आपको, वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या बताया है, वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी पृथ्वी पर ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब में अंतर आ जाता है। किसमें अंतर आता है, दाब में। दाब में अंतर आता है, और यह अंतर क्या है, अलग है। हम एवरेज देखें तो 10 मीटर बराबर 1 मिलीबार क्या है, वायु दाब कम हो जाता है। लेकिन 300 मीटर पे गए तो कितना, 34 मिलीबार, 1000 पे गए तो आपके 100 मिलीबार, और 5500 मीटर पे गए तो लगभग आधा, और 11,000 पे गए तो लगभग चौथाई रह जाता है। तो बताइए समझ में आएगी मेरी बात? अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी कल, आज की क्लास से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। वायुदाब किसे कहते हैं, प्रश्न पहला है। दूसरा प्रश्न है, वायुदाब को मापने की इकाई कौन सी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, वायु दाब को मापने का यंत्र कौन सा है, ठीक है। यंत्र का आविष्कार किसने किया, कब किया, ठीक है। फिर है आपके जो वायुदाब है उसके माध्य समुद्र का औसत वायुदाब कितना है, और ऊंचाई की ओर अगला प्रश्न है, वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अपने पास में 2-3 मिनट है, एक चीज और समझ लीजिए, क्षैतिज वितरण कल पढ़ेंगे। देखो आपने कभी महसूस किया बेटा, मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि जो वायुदाब है, सॉरी तापमान है, वो आप दिन का तापमान देखो, और मैंने कल बताया था कि दैनिक तापांतर मापने के लिए हम दिन में लगभग 2 बजे का, ठीक है, और रात के 2 और बजे। रात में, हाँ बेटा बोलिए, पूछ No, रहे हो? sir. No, sir. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिक है, कोई पूछे तो बताना, आप महसूस करना खुद। दैनिक तापांतर मापने के लिए आपने महसूस किया होगा, अभी तो बारिश आ रही है तो आप महसूस नहीं कर पाते हो, लेकिन जब गर्मियां हो, ताप बढ़े, तो आप महसूस करना कि सुबह से लेकर के और लगभग आप दोपहर तक है ज्यादा गर्मी महसूस नहीं करते हो। या आपके कोई टेम्परेचर की घड़ी है या टेम्परेचर का कोई यंत्र है तो आप उसमें देखना, टेम्परेचर आपको 12 बजे के बाद दिखाई देगा और अधिकतम 2 बजे, और न्यूनतम टेम्परेचर आपको दिखाई देगा रात्रि में 2 बजे, रात्रि में 2 बजे न्यूनतम और दिन में 2 बजे अधिकतम। इसके आधार पे हम क्या करते हैं, दैनिक तापांतर निकालते हैं, ठीक है। अब हम वायुदाब की बात करें तो वायुदाब सर्वाधिक तो कब होगा, और न्यूनतम यानी कम कब होगा, सबसे ज्यादा तो कब होगा और सबसे कम कब होगा, दोनों चीज ध्यान रखना, ठीक है।
तो वायुदाब बढ़ता कब है, वायुदाब बढ़ता कब है और वायुदाब घटता कब है। तो वायुदाब बढ़ता है सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे से 10 बजे। आप देखना कि रात्रि में लगभग आपके क्या होती है, गर्मी ही महसूस होती है, लेकिन बाद में मध्याह्न मतलब रात्रि के 2 बजे के बाद में टेम्परेचर डाउन होना आरंभ हो जाता है। आपने देखा सूर्य का ऊष्मा बजट पढ़ा था पृथ्वी वाला, अरे पृथ्वी का ऊष्मा बजट पढ़ा था ना, तो उत्सर्जन करता है ना, तो रात्रि के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक, रात्रि के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक आपके तापमान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। और शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, और बाकी जो बीच का समय होता है उसमें वायुदाब क्या होता है, घटता है। आप तो उस लॉजिक को याद करो बेटा कि तापमान बढ़ रहा है तो वायुदाब घट रहा है। तापमान कब बढ़ता है, दिन में 12 से लगभग 3-4 बजे तक तापमान बढ़ा ही रहता है। फिर आप देखना शाम को 4 बजे हल्की सी ठंड महसूस होती है, मतलब ठंड का मतलब है थोड़ी छाव महसूस होती है। फिर 10 बजे तक ऐसा ही होता है। फिर आपके बाद में तापमान क्या होता है, घटता है। तापमान क्या होता है, घटता है। तो याद रखना कि वायुदाब बढ़ने का समय सुबह 4 बजे से 10 बजे और शाम 4 बजे से अपराह्न 10 बजे तक, और इसके विपरीत 10 बजे से लेकर के दिन में 4 बजे तक और रात में 10 बजे से लेकर दिन में 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक तापमान वायुदाब घटता है। समझ में आ गया, आ गया क्या? सर एक बार दोबारा बताओ। टाइम होने वाला है, बंद हो जाएगी क्लास, 1 मिनट दोबारा देखना कि रात को 4 बजे से 10 बजे तक वायुदाब बढ़ा रहता है, शाम को 4 से 10 तक बढ़ा रहता है, और बीच में क्या होता है, घटता है। भाई 4 से 10 सुबह और 4 से 10 शाम को बढ़ता है, बाकी में क्या होता है,